नमस्कार दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स नेशनल न्यूज से। भारत के आर्थिक पुनरुत्थान को उत्प्रेरित करने वाली नीतियों और रणनीतियों को आकार देने में सिडबी की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये किसने कहा है? वित्त मंत्री ने। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक शिव सुब्रमण्यम रमन ने आज नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सिडबी के अग्रणी कार्य को दर्शाने वाली 2 पुस्तकें भेंट की। वित्त मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भारत के आर्थिक पुनरुत्थान को उत्प्रेरित करने वाली नीतियों और रणनीतियों को आकार देने में सिडबी की महत्वपूर्ण भूमिका है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज के जनसंचार छात्रों के साथ संवाद की। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज के जनसंचार छात्रों के साथ संवाद किया। श्री पुरी ने छात्रों से कहा कि शहरी क्षेत्रों में निवेश 2004 से 2014 के बीच केवल 1.78 लाख करोड़ रुपए था, जो 2014 से 2023 तक बढ़कर 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। उन्होंने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए देश भर में टिकाऊ शहरी बस्तियों के विकास को महत्वपूर्ण बताया। यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन ने भारतीय नागरिकों के लिए फुलब्राइट नेहरू और अन्य फुलब्राइट फेलोशिप के लिए वार्षिक प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की। यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन ने भारतीय नागरिकों के लिए फुलब्राइट नेहरू और अन्य फुलब्राइट फेलोशिप के लिए अपनी वार्षिक प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय और अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा वित्त पोषित इस तरह के आदान-प्रदान ने भारत और अमेरिका के लोगों को अवसर के माध्यम से एक साथ लाने में मदद की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि फाउंडेशन अब शैक्षणिक वर्ष 2025 से 26 के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन स्वीकार कर रही है। अधिक जानकारी के लिए www.usief.org इन पर जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 94 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। कहा कि देश की संस्कृति और परंपरा में कला का महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज एक समारोह में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को वर्ष 2024, 2023 और 2024 के लिए संगीत नाटक पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार संगीत, नाटक, नृत्य, लोक तथा जनजातीय कलाओं, कठपुतली और संबंध थिएटर कला रूपों के क्षेत्र में दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अकादमी पुरस्कारों के अलावा 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न भी प्रदान किए। रिजर्व बैंक ने कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर बैंकिंग संस्थाओं के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। रिजर्व बैंक ने कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर बैंकिंग संस्थाओं के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कार्ड जारीकर्ता कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता न करें जो ग्राहकों को अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं को लाभ उठाने से रोकता हो। आरबीआई ने कहा कि यह देखा गया है कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ता के बीच में मौजूद कुछ व्यवस्थाएं ग्राहकों को विकल्प उपलब्ध नहीं कराती। कार्ड जारी करने वाला बैंक या गैर बैंकिंग संस्था ग्राहक पर किसी नेटवर्क विशेष का कार्ड लेने के लिए दबाव नहीं डाल सकता। कार्ड जारीकर्ता अपने ग्राहकों को कार्ड जारी करते समय कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प प्रदान करेंगे। मौजूदा कार्ड धारकों के लिए अगले नवीकरण के समय यह विकल्प प्रदान किया जाना आवश्यक है। नौसेना में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आईएनएस जटायु को लक्षद्वीप के मिनिकॉय में जल अवतरण किया। भारतीय नौसेना ने आज मिनिकॉय में आयोजित एक समारोह में नौसेना टुकड़ी मिनिकॉय को आईएनएस जटायु के रूप में शामिल किया। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लक्षद्वीप के द्वीपों पर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में यह एक मील का पत्थर है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार इस अवसर पर उपस्थित थे। कावरती में आईएनएस द्वीप रक्षक के बाद यह लक्षद्वीप में दूसरा नौसैनिक अड्डा है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे अंतिम दक्षिणी द्वीप है और नौसैनिक संचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस नौसैनिक अड्डे के परिचालन से अरब सागर में समुद्री डकैती और मादक द्रव्य रोधी अभियान चलाने में सुविधा होगी। आईएनएस जटायु से लक्षद्वीप समूह में नौसेना की पकड़ मजबूत होगी और क्षमता निर्माण तथा द्वीप क्षेत्रों के व्यापक विकास के नए युग की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बेतिया में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में केंद्र सरकार द्वारा किए गए बड़े निवेश से राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने आज पश्चिम चंपारण जिले में बेतिया से लगभग 13,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने बेतिया में हवाई अड्डा मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार का विकास विकसित भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार इसके लिए सभी प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कारण बिहार में काफी तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने श्री लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती राष्ट्रीय जनता दल की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय जंगल राज था जिसने राज्य के युवाओं के भविष्य और भाग्य को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे युवा देश की अन्य भागों में पलायन के लिए विवश हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदल दिया है और राज्य के लोगों को अपने राज्य में ही नौकरियां मिल रही हैं। सट्टे और ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसी गैरकानूनी गतिविधियों से संबंधित विज्ञापन के बारे में निर्देश जारी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सट्टे और ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसी गैरकानूनी गतिविधियों से संबंधित विज्ञापन के बारे में निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने इस तरह की गतिविधियों के बढ़ते विज्ञापनों के बारे में कहा कि यह पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के अंतर्गत प्रतिबंधित है। इसके बावजूद इसमें बढ़ोतरी हो रही है, जिससे उपभोक्ताओं, खास तौर से युवाओं पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ट्रस्ट अथवा संस्थान द्वारा दूसरे ट्रस्ट अथवा संस्थान को दान देने के प्रावधानों पर स्पष्टीकरण दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने ट्रस्ट अथवा संस्थान द्वारा दूसरे ट्रस्ट अथवा संस्थान को दान देने के प्रावधानों पर स्पष्टीकरण दिया है। सीबीडीटी के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23)(c) के अनुसार वर्णित संस्थान, ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल अथवा चिकित्सीय संस्थान जो धारा 12A या धारा 12AB के तहत पंजीकृत है, ऐसे संस्थानों को आयकर में छूट पाने के लिए इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को पूरा करना अनिवार्य होगा। वित्त अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार ट्रस्ट या संस्थान द्वारा दूसरे संस्थानों को दिए गए दान की 85% राशि ही छूट के दायरे में आएगी। विभिन्न संस्थान द्वारा बाकी 15% की धनराशि के बारे में जानने के लिए सीबीडीटी ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ट्रस्ट अथवा संस्थान द्वारा दूसरे ट्रस्ट अथवा संस्थान को दान देने के प्रावधानों पर स्पष्टीकरण दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने ट्रस्ट अथवा संस्थान द्वारा दूसरे ट्रस्ट अथवा संस्थान को दान देने के प्रावधानों पर स्पष्टीकरण दिया है। ये वही दोबारा से रिपीट हो गया। रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कल नई दिल्ली में राज्यों के लिए नीति प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगे। रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कल नई दिल्ली में राज्यों के लिए नीति प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगे। नीति आयोग का यह प्लेटफॉर्म नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में तैयार किया गया है। इस पर विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी। इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत से पहले श्री वैष्णव नीति आयोग में विकसित भारत रणनीति कक्ष का भी शुभारंभ करेंगे। विकसित भारत रणनीति कक्ष व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए समृद्ध जानकारी और ज्ञान उपलब्ध कराएगा। राज्यों के लिए नीति प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषताओं में विभिन्न क्षेत्रों की 7,500 श्रेष्ठ परिपाटियों का भंडार, 5,000 नीति दस्तावेज, 900 से अधिक डाटा सेट, 1,400 डाटा प्रोफाइल और 350 नीति प्रकाशन शामिल है। यह प्लेटफॉर्म मोबाइल फोन सहित विभिन्न उपकरणों पर उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से 15,400 करोड़ रुपए की विभिन्न संपर्क योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता से 15,400 करोड़ रुपए की विभिन्न संपर्क योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन है। श्री मोदी ने कोलकाता मेट्रो के पूर्व पश्चिम गलियारे के हावड़ा मैदान एक्सप्लेनेड खंड का आवरण भी किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने भारत विज्ञान संस्थान बैंगलोर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थान को वैश्विक संस्थान के समान विशेषज्ञता से लैस करने और बांध सुरक्षा में मेक इन इंडिया को सशक्त बनाने के लिए बांधों के
फंसते अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के उद्देश्य से भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये केंद्र भारतीय और विदेशी बांध मालिकों के लिए जांच, मॉडलिंग, अनुसंधान तथा नवाचारों और तकनीकी सहायता सेवाओं में विशेष तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय की तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करेगा। मंत्रालय नई प्रयोगशालाओं की स्थापना करने तथा मौजूदा को मजबूत करने, अनुसंधान गतिविधियां शुरू करने और केंद्र की स्थापना के लिए निर्माण तथा आधुनिकीकरण संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए वस्तु और मशीनरी की खरीद के वास्ते 118 करोड़ 5 लाख रुपए की अनुदान सहायता देगा। जल संसाधन विभाग के सचिव देवश्री मुखर्जी ने इस अवसर पर कहा कि इस केंद्र से देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलेगी। यह भविष्य में कई विकसित और विकासशील देशों को बांध सुरक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता उपलब्ध कराने और विज्ञान ज्ञान के प्रसार के अवसर प्रदान करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आज 94 कलाकारों को वर्ष 2022 और 2023 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 94 प्रख्यात कलाकारों को वर्ष 2022 और 23 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करेगी। पुरस्कार संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली और संबंध थिएटर कला रूपों के क्षेत्र में दिए जाएंगे। अकादमी पुरस्कारों के अलावा राष्ट्रपति मुर्मू समारोह में 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न भी प्रदान करेगी। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप में प्रतिष्ठित कलाकारों को कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। यह सम्मान उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक है। कलाकारों के योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो सम्मान में 3 लाख रुपए और अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं समेत भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कलकत्ता से 15,400 करोड़ रुपए की कनेक्टिविटी की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भारत में नदी के नीचे चलने वाली पहली मेट्रो सेवा का श्री मोदी द्वारा किया गया उद्घाटन था। उन्होंने कलकत्ता मेट्रो के पूर्वी पश्चिम गलियारे के हावड़ा मैदान एस्प्लानेड खंड का आवरण किया। श्री मोदी ने कनेक्टिविटी की कई अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में रूबी हॉल क्लिनिक से रामबड़ी तक पुणे मेट्रो, एसएन जंक्शन से त्रिपुनिथुरा तक कोची मेट्रो चरण 1 विस्तार परियोजना चरण 1B, आगरा मेट्रो के ताज ईस्ट गेट से मानेकश्वर स्ट्रेच और दिल्ली मेरठ आरआरटीएस गलियारे के दुहाई मोदी नगर उत्तराखंड शामिल है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत में तेजी से बढ़ती मेट्रो कनेक्टिविटी को दर्शाती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक्रवार को कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक्रवार को कर्नाटक के बेंगलुरु, केरल के त्रिवेंद्रपुरम, तमिलनाडु के कोयम्बटूर का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति बेंगलुरु स्थित इसरो उपग्रह एकीकरण और परीक्षण प्रतिष्ठान का दौरा करेंगे और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित भी करेंगे। वे केरल के त्रिवेंद्रपुरम में राजनाका पुरस्कार प्रदान करने के अवसर पर मुख्य अतिथि भी होंगे। श्री धनखड़ महाशिवरात्रि समारोह में शामिल होने के लिए तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ईशा योग केंद्र भी जाएंगे। चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नामांकन में 27% की वृद्धि। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई में नामांकन वित्त वर्ष 23-24 में बढ़कर अब तक 27% हो चुका है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पीएमएफबीवाई के कार्यमान के पिछले 8 वर्षों में लगभग 57 करोड़ कृषक आवेदन नामांकित किए गए हैं। इनमें से 23 करोड़ से अधिक कृषक अभ्यर्थियों को अपने दावे का भुगतान मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल श्रीनगर में 5,000 करोड़ रुपए का समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल श्रीनगर जाएंगे। श्री मोदी दोपहर बाद बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री करीब 5,000 करोड़ रुपए का समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह कार्यक्रम केंद्र शासित प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जा रहा है।
ये स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत 1400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण करेंगे। प्रसाद योजना धार्मिक स्थल पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत को प्रोत्साहन देने का अभियान है। प्रधानमंत्री देश भर में धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए लगभग 43 परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। ये धार्मिक और पर्यटन स्थल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और गोवा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोच्चि मेट्रो के त्रिपुनितुरा टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोच्चि मेट्रो के त्रिपुनितुरा टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही मेट्रो परियोजना का फेज 1 भी पूरा हो जाएगा। उद्घाटन समारोह कोलकाता से ऑनलाइन होगा। प्रधानमंत्री त्रिपुनितुरा से अलुवा के बीच मेट्रो रेलगाड़ी को भी रवाना करेंगे। इसमें दिव्यांग बच्चे यात्रा करेंगे। एसएन जंक्शन से त्रिपुनितुरा के बीच कोच्चि मेट्रो का अंतिम चरण 448 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। त्रिपुनितुरा मेट्रो स्टेशन पर भित्ति चित्र बनाए गए हैं। यह नृत्य संग्रहालय भी बनाया गया है जिसमें केरल के विभिन्न नृत्य दर्शाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स यात्री सेवा की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस के 17 किलोमीटर लंबे दुहाई से मोदीनगर खंड की यात्री सेवा की शुरुआत करेंगे। वे कोलकाता से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुरादनगर स्टेशन से नमो भारत रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। इस खंड में मुरादनगर, मोदीनगर दक्षिण, मोदीनगर उत्तर स्टेशन है। 17 किलोमीटर लंबे इस खंड की शुरुआत के साथ नमो भारत सेवा दिल्ली मेट्रो मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के 34 किलोमीटर खंड पर उपलब्ध हो जाएगी। इस विस्तार से क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा और क्षेत्र के लोगों को सुविधाजनक तथा निर्बाध परिवहन सेवा उपलब्ध होगी। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर से अधिक है। इस पूरे मार्ग पर सेवा चालू हो जाने पर दिल्ली से मेरठ का सफर 1 घंटे से भी कम का समय किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के बेतिया में लगभग 12,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरा पर रहेंगे। वे पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में लगभग 12,800 करोड़ रुपए की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन, शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं रेल, सड़क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित हैं। श्री मोदी बेतिया में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी प्रमुख विकास परियोजनाओं में इंडियन ऑयल की 109 किलोमीटर लंबी मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। यह पाइपलाइन बिहार और पड़ोसी देश नेपाल में स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोतिहारी में एक बड़ा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल समर्पित करेंगे जो नेपाल और उत्तर बिहार के 8 जिलों को पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध कराने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता से अनेक संपर्क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की अनेक संपर्क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पिंपरी चिनवाड़ा पार निगड़ी के बीच चलने वाली पुणे मेट्रो रेल परियोजनाओं के पहले चरण के विस्तार की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं को उद्घाटन करेंगे उनमें कोलकाता मेट्रो के हावड़ा मैदान एक्सप्लेनेड खंड, मेजार हाट मेट्रो खंड, आगरा मेट्रो खंड भी शामिल है। कोलकाता मेट्रो का हावड़ा मैदान एक्सप्लेनेड खंड भारत में किसी नदी के अंदर बनने वाली पहली यातायात सुरंग है। हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत में सबसे अधिक गहराई से में बना मेट्रो स्टेशन। आगरा मेट्रो खंड के उद्घाटन से ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों तक संपर्क सुविधा बढ़ेगी। आरआरटीएस खंड से राष्ट्रीय राजधानी में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उद्घाटन समारोह के बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के बारासात में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में 17 राज्यों में 201 सीएनजी केंद्रों का उद्घाटन किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 17 राज्यों में 201 सीएनजी केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पेट्रोलियम और गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित रहे। श्री पुरी ने मध्य प्रदेश में विजयपुर एलपीजी संयंत्र में भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड गेल की पहली एलएनजी इकाई का भी उद्घाटन किया। श्री पुरी ने कहा कि भारत विकास का समर्थन करने और बड़े पैमाने पर जनता के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई नीतियों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इन सीएनजी स्टेशनों का उद्घाटन कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हमारे सामूहिक प्रयासों का प्रमाण है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में लगभग 20,000 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि कई परियोजनाएं ऐसी थी जिनका शिलान्यास 2014 से पहले हुआ था। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के दौरान पारादीप रिफाइनरी परियोजना सहित उन सभी अधूरी परियोजनाओं को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने देश में एक नई कार्य संस्कृत का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री ने आज ओडिशा के जाजपुर जिले के चांदीखोल में लगभग 20,000 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें तेल, गैस, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, परमाणु ऊर्जा, सड़क और परिवहन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने पारादीप मुख्य रेल मार्ग पर ईएमयू सहित 3 नई रेलगाड़ियों को झंडी दिखाई। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ओडिशा सहित पूर्वी भारत के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 94 प्रख्यात कलाकारों को वर्ष 2022-2023 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 94 प्रख्यात कलाकारों को वर्ष 2022 और 2023 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करेगी। पुरस्कार संगीत, नृत्य, नाटक, लोक, जनजातीय कला, कठपुतली तथा समृद्ध थिएटर कला रूपों के क्षेत्र में दिए जाएंगे। अकादमी पुरस्कारों के अलावा राष्ट्रपति मुर्मू समारोह में 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न भी प्रदान करेंगी। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप में प्रतिष्ठित कलाकारों को कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक है और कलाकारों के योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो सम्मान में 3 लाख रुपए और अकादमी पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। राष्ट्रपति अन्वेषण अभिकरण ने बेंगलुरु, लश्कर ए तैयबा, जल कट्टरपंथ मामले में 7 राज्यों के कई स्थानों पर छापेमारी की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने आज बेंगलुरु, लश्कर ए तैयबा, जेल कट्टरपंथ मामले में 7 राज्यों के कई स्थानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल में मामले से जुड़े संदिग्धों के परिसरों पर की गई। इससे कई डिजिटल उपकरण और संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए गए। एनआईए की टीम ने 25 मोबाइल फोन, 6 लैपटॉप, 4 स्टोरेज डिवाइस, विभिन्न देशों की मुद्रा और नकदी भी बरामद की। पिछले वर्ष अक्टूबर में बेंगलुरु की केंद्रीय कारागार में लश्कर ए तैयबा के आतंकी द्वारा कैदियों को कट्टरपंथी बनाने से जुड़ा मामला बेंगलुरु सिटी पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कल कोलकाता में भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। नए मेट्रो रेल मार्ग का नाम हावड़ा मैदान एक्सप्लेनेड खंड रखा है। यह हुगली नदी के नीचे से गुजरने वाली देश की पहली यातायात सुरंग होगी। हुगली नदी अपने पूर्वी और पश्चिमी तटों से कोलकाता और हावड़ा शहर को अलग करती है। इस रेल मार्ग का हावड़ा स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन होगा। यह रेल मार्ग करीब 5 किलोमीटर लंबा है। यह हावड़ा मैदान को आईटी हब, स्लॉट लेक और सेक्टर 5 से जोड़ता है। गूगल अपने प्ले स्टोर पर हटाए गए सभी भारतीय ऐप्स को फिर से बहाल करेगा। गूगल ने हाल ही में प्ले स्टोर से हटाए गए कई भारतीय ऐप्स को फिर से बहाल करने की मंजूरी दी है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में इस मुद्दे पर गूगल के प्रतिनिधियों और ऐप निर्माताओं के साथ बैठक के बाद मीडिया को यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि रचनात्मक बातचीत के बाद दोनों पक्ष ऐप को फिर से बहाल करने पर सहमत हो गए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि गूगल और स्टार्टअप कंपनियां आने वाले महीनों में इस मुद्दे का दीर्घावधि समाधान निकाल लेंगे। हाल ही में गूगल ने प्रमुख भारतीय टेक कंपनियों के इन्फो एज, भारतीय मैट्रिमोनी और शादी.com सहित 100 से ज्यादा ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया था। गूगल का कहना था कि इन कंपनियों ने लंबे समय तक गूगल की ऐप बिलिंग नीतियों का पालन नहीं किया था, जिस कारण इनके ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर पश्चिम चंपारण जिले में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के दौरे पर रहेंगे। वे पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में लगभग 12,800 करोड़ रुपए की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं रेल, सड़क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित हैं।
श्री मोदी बेतिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी प्रमुख विकास परियोजनाओं में इंडियन ऑयल की 109 किलोमीटर लंबी मुजफ्फरपुर मोतीहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। ये पाइपलाइन बिहार और पड़ोसी प्रदेश नेपाल में स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोतीहारी में एक बड़ा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल समर्पित करेंगे, जो नेपाल और उत्तर बिहार के 8 जिलों को पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध कराने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। वह नवनिर्मित 62 किलोमीटर लंबी डबल बापू धाम मोतिहारी पिंपराहा रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नई दिल्ली में संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद समारोह 2024 का शुभारंभ हुआ। नई दिल्ली में संसद के केंद्रीय कक्ष में आज राष्ट्रीय युवा संसद समारोह 2024 का शुभारंभ हुआ। इस समारोह में आज 87 राज्य स्तरीय विजेता शामिल हुए। युवा मामलों की सचिव नीता राजेव लोचन ने समारोह में कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसका नेतृत्व शुरुआत से युवाओं ने किया है और भारत का भविष्य युवाओं पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि माई भारत प्लेटफॉर्म के शुरू होने के 3 महीनों के अंदर ही लगभग 1.5 करोड़ युवाओं ने इस पर पंजीकरण करवाया है। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में स्वदेशीकरण कार्यक्रम को सत्र को संबोधित किया। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने सभी हितधारकों से सामूहिक प्रयास के जरिए देश के रक्षा उत्पादन को बढ़ाने का आग्रह किया। सैन्य मामलों के विभाग द्वारा आज नई दिल्ली में आयोजित स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम सत्र को संबोधित करते हुए रक्षा प्रमुख ने रक्षा क्षेत्र में होने वाली परिवर्तनकारी प्रक्रियाओं को रेखांकित किया और सरकार रक्षा उत्पादन तंत्र के सामूहिक प्रयासों से देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले के लुहणू क्रिकेट मैदान में संसद खेल महाकुंभ के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसका परिणाम यह है कि भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि संसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण में लगभग 45,000 युवाओं ने भाग लिया और यह कार्यक्रम युवकों को नशीली दवाओं से दूर रखने तथा उन्हें खेलों के बारे में जागरूक बनाने में असरदार साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा में 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के एक दिन के दौरे पर आज दोपहर बाद भुवनेश्वर पहुंचेंगे। वहां से जाजपुर जिले के चांदीखोल के लिए उड़ान भरेंगे। वहां वे 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें तेल, गैस, रेलवे, सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग, परमाणु ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री आज पारादीप हरिदासपुर लाइन पर पारादीप का केंद्रपाड़ा होते हुए क्योंझर से जोड़ने वाली मोमू रेलगाड़ी को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसरो स्वतंत्रता के बाद चली आ रही जिले के लोगों की मांग को पूरी हो जाएगी। प्रधानमंत्री चांदीखोल के बेनापुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने डाककर्मियों की दूसरे चरण के पूर्ण हो जाने से जुड़े एक कार्यक्रम में 25 नए पाठ्यक्रम की शुरुआत की। संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में डाक कर्मयोगी के दूसरे चरण के पूर्ण होने से जुड़े एक कार्यक्रम में भाग लिया और इसके अंतर्गत 25 नए पाठ्यक्रम की शुरुआत की। डाक कर्मियों की करीब 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों और डाक विभाग के कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने का एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने पिछले 10 वर्ष में देश में डाक नेटवर्क को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब डाकघरों की बुरी स्थिति थी और कई डाकघर बंद कर दिए गए, लेकिन हाल के समय में देश में 5,400 नए डाकघर खोले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के संगारेड्डी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के संगारेड्डी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की हैं।
इनमें सड़क, रेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा नागरिक उड्डयन के प्रमुख क्षेत्रों की योजनाएं शामिल हैं। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज राज्य के दौरे का उनका यह दूसरा दिन है और केंद्र सरकार तेलंगाना के विकास में सहायता के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कल आदिलाबाद में ऊर्जा, जलवायु और अवसंरचना क्षेत्रों की 56,000 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे राज्यों के विकास से राष्ट्र के विकास के मंत्र में विश्वास करते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के कामकाज की विचारधारा को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार तेलंगाना की सेवा उसी भावना से कर रही है। उन्होंने आज शुरू किए गए विकास कार्यों के लिए नागरिकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण पर बधाई दी। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में राष्ट्रपति आरिफ आलवी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। डेनिश संसद के अध्यक्ष सोरेन गाड़े के नेतृत्व में डेनमार्क के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। डेनिश संसद के अध्यक्ष सोरेन गाड़े के नेतृत्व में डेनमार्क के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने आज उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। भारत और डेनमार्क ने अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चर्चा, संसदीय आदान प्रदान को मजबूत करने, सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और दोनों देशों के बीच लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित रही। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने आज 7 राज्यों में कई जगह छापे मारे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने आज 7 राज्यों में कई जगह छापे मारे। कर्नाटक में बेंगलुरु जेल लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी द्वारा कैदियों को कट्टरपंथी बनाने से जुड़े एक मामले में यह छापेमारी की गई। इस मामले में 7 राज्यों में 17 स्थानों पर छापे डाले जा रहे हैं। इंटरनेशनल न्यूज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सियोल में आज भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक की सह-अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री डॉक्टर चो ताई यूल के साथ सियोल में 10वीं भारत दक्षिणी कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने इस बैठक को व्यापक और उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि इस बैठक में विस्तारित द्विपक्षीय संबंधों, रक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, व्यापार और कारोबार के क्षेत्र में सहयोग, लोगों से लोगों के बीच विचारों का आदान-प्रदान और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। गाजा में संघर्ष विराम और इसराइली बंधकों की रिहाई को लेकर हमास के साथ चली 3 दिवसीय वार्ता असफल हो गई। गाजा में संघर्ष विराम, इसराइली बंधकों की रिहाई को लेकर हमास के साथ चली 3 दिन की वार्ता असफल हुई। अमेरिका, कतर, मिस्र इस समझौते में मध्यस्थता करने की कोशिश कई सप्ताह से कर रहे थे। इस समझौते में 6 सप्ताह के संघर्ष विराम के बदले हमास द्वारा इजरायली बंधकों को छोड़ना, कुछ फिलिस्तीनी बंधकों को छोड़ा जाना और गाजा को और सहायता किया जाना शामिल था। सीमा सुरक्षा बल का नवा 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 54वें डीजी स्तरीय बीजीवी बीएसएफ सीमा सम्मेलन में भाग लेने के लिए ढाका पहुंचे। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल के नेतृत्व में बल का 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 54वें डीजी स्तरीय बीजीवी बीएसएफ सीमा सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज सुबह ढाका पहुंचे। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के डीजी मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ उजामा सिद्दीकी ने ढाका के हजरत शहज़लाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया। बीएसएफ प्रतिनिधिमंडल हवाई अड्डे से एक मोटर जुलूस में बीजीबी मुख्यालय पहुंचा और ढाका के पिलखाना क्षेत्र में सीमांतों गौरव में महान मुक्ति युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश संघवाद संगठन बीएसएफ की रिपोर्ट के अनुसार बीजीबी सीमांतों परिवार कल्याण समिति शीपकेस मुख्य संरक्षक नौरीन अशरफ के निमंत्रण पर बीएसएफ वाइस वेलफेयर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल भी बांग्लादेश की राजधानी गया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी मुख्यालय में आज से आयोजित बीजीबी बीएसएफ सीमा सम्मेलन 9 मार्च तक चलेगा। डॉक्टर जयशंकर ने दक्षिण कोरिया की सियोल में कोरिया नेशनल डिप्लोमेटिक अकेडमी में महत्वपूर्ण बातचीत की है।
ये क्या बातचीत की है? एक साथ मजबूत व्यापारिक संपर्क, प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सीईपी एक ही लंबे समय से लंबित समीक्षा में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि इससे उपयोगी बनाया जा सके। और क्या कहा है? नई प्रौद्योगिकी से संबंधित अवसरों का उपयोग करने और समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और संभावनाओं को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। भारत फ्रांस विदेश कार्यालय परामर्श एसएफएसओसी की नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। भारत फ्रांस विदेश कार्यालय परामर्श एसओसी का आज नई दिल्ली में आयोजन हुआ। विदेश सचिव विनय क्वात्रा और यूरोप तथा विदेश मामलों के फ्रांसीसी मंत्रालय की महासचिव एनी मैरी डैकोस्टा ने इसकी सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि बैठक में दोनों पक्षों के ने महत्वाकांक्षी भारत फ्रांस से 2047 रोड मैप में दर्शाए गए द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं में हुई प्रगति की व्यापक समीक्षा की गई। पिछले साल 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्र दिवस पर सम्मानित अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान रोड मैप अपनाया गया था। अब आ जाते सिंगापुर में विदेश कर्मचारियों और पेशेवर कर्मियों के लिए वेतन के मानदंडों में वृद्धि की तैयारी कर ली गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मतदान अयोग्यता मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राहत दे दी है। फ्रांस विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम स्टेट न्यूज। जम्मू कश्मीर में मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बेलगांव हुनगुड़ रायचूर खंड में राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन करने के लिए 2,675 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। और क्या है? पश्चिम बंगाल पुलिस ने संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के मुख्य आरोपी और पूर्व टीएमसी नेता शेख एक मिनट मुख्य आरोपी और पूर्व टीएमसी नेता शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन का विस्तार करते हुए 17 किलोमीटर के अतिरिक्त खंड का उद्घाटन किया है। कौन सी? नमो भारत ट्रेन का विस्तार करते हुए 17 किलोमीटर के अतिरिक्त खंड का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नमो भारत ट्रेन का विस्तार करते हुए 17 किलोमीटर के अतिरिक्त खंड का उद्घाटन किया। दुहाई से कहाँ से? दुहाई से मोदीनगर नॉर्थ स्टेशन के बीच 17 किलोमीटर के इस खंड पर नमो मेट्रो की सेवाएं आम नागरिकों के लिए शुक्रवार सुबह 6 बजे से शुरू होंगी। दोनों दिशाओं में पहली ट्रेन सुबह 6 बजे परिचालन शुरू करेगी और आखिरी ट्रेन टर्मिनल स्टेशनों साहिबाबाद और मोदीनगर उत्तर से रात 8 बजे प्रस्थान करेगी। साहित्य अकादमी द्वारा नई दिल्ली में 11 से 16 मार्च के बीच विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक कार्यक्रम साहित्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। साहित्य अकादमी द्वारा नई दिल्ली में 11 से 16 मार्च के बीच विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक कार्यक्रम साहित्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में साहित्य जगत के 1100 से अधिक लेखक और विद्वान भाग लेंगे। इसके अलावा 175 भाषाओं के भाषाविद कार्यक्रम में अपनी भाषाओं को प्रतिनिधित्व करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता में आज साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने बताया कि अकादमी इस वर्ष 70 वर्ष पूरे कर रही है, इसलिए इस अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए अकादमी के वार्षिक समारोह को विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज में भारत में नई आयकर व्यवस्था के कम कार्यवाही के पीछे जागरूकता की कमी और अन्य विसंगतियां विषय पर कार्यशाला का आयोजन। दिल्ली विश्वविद्यालय के भारती कॉलेज में आज भारत में नई आयकर व्यवस्था के कम कार्यवाही के पीछे जागरूकता की कमी और अन्य विसंगतियां विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित इस कार्यशाला में डॉक्टर वी के सिंघानिया ने कराधान को लेकर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने भारत में पुरानी और नई कर व्यवस्था में अंतर के बारे में लोगों को जानकारी दी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने आज बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में बम धमाके मामले में शामिल अपराधियों की सूचना देने वालों को 10 लाख रुपए के नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने आज बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में
बम धमाके मामले में शामिल अपराधियों की सूचना देने वालों को 10 लाख रुपए के नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। एनआईए ने कहा कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देर रात महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में शामिल दलों के साथ बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देर रात महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में शामिल दलों के साथ बैठक की। श्री शाह कल मुंबई पहुंचे। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मुंबई हवाई अड्डे पर श्री शाह का स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। इसके बाद गृह मंत्री ने सह्याद्री सरकारी अतिथि गृह में सहयोगी दलों के साथ बैठक की। महायुति में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। इन तीनों दलों के बीच राज्य में लोकसभा सीटों के बंटवारे पर सहमति की आज घोषणा किए जाने की संभावना है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मुंबई के सीआईआई द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि देखभाल अर्थव्यवस्था विश्व स्तरीय व्यापक विषय है। उन्होंने कहा कि भारत सबसे बड़ी उभरती हुई देखभाल अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। श्रीमती ईरानी मुंबई के सीआईआई द्वारा आयोजित कार्यक्रम देखभाल अर्थव्यवस्था अवसरों को खोलना कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के संदेशकालीन प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के मामले को सीबीआई के स्थानांतरित करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के संदेशकालीन प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को स्थानांतरित करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया है। उच्च न्यायालय ने मामले की जांच को पश्चिम बंगाल पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित करने और तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख की हिरासत भी केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का आदेश दिया है। हमले के मामले में शेख को पिछले महीने राज्य पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने इसे सच्चाई की जीत बताया। नागालैंड कोहिमा साइंस कॉलेज जोतसामा ने मेरा पहला वोट देश के लिए तहत मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया है। नागालैंड में कोहिमा साइंस कॉलेज जोतसामा सोमा ने मेरा पहला वोट देश के लिए तहत मतदाता जागरूकता अभियान आयोजन किया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर तेनजिन वांगपांग ने कहा कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में मतदान न सिर्फ एक मौलिक अधिकार है बल्कि यह एक जिम्मेदारी भी है। प्राचार्य ने पहली बार मतदान करने वाले छात्र मतदाताओं से आह्वान किया कि वे परिवर्तन को प्रभावित करने, समाज की दिशा निर्धारित करने, नीतियों को आकार देने और बदलने की शक्ति रखते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय ने संदेशखाली प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज संदेशखाली प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निलंबित तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां को भी सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। न्यायालय ने मामले के लिए विशेष जांच दल गठित करने के एकल पीठ के पहले के आदेश को भी रद्द कर दिया है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाने का रुख किया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और हिंसा मुक्त ढंग से पूर्ण करवाने के लिए निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और हिंसा मुक्त ढंग से पूर्ण करवाने के लिए जिला अधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों को संबंधित निर्देश जारी किए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज कोलकाता में कहा कि राज्य प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि डर और धमकी के लिए कोई जगह नहीं होगी और प्रशासन पक्षपातपूर्ण व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा संदेशखाली संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त केंद्रीय सशक्त पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल से पंजाब के अमृतसर की नई रेलगाड़ी सुविधा शुरू की गई। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल से पंजाब के अमृतसर के लिए नई रेलगाड़ी सुविधा शुरू हो गई है। यह रेलगाड़ी सप्ताह में एक दिन संचालित होगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज नैनीताल के लाल कुआं से अमृतसर के लिए इस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री भट्ट ने कहा कि सिख समाज की ओर से मांग की जा रही थी। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में सिख समाज के कई धार्मिक स्थल हैं और रेल यातायात की सुविधा मिलने से अमृतसर जाने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अभी यह रेलगाड़ी सप्ताह में एक दिन चलेगी, लेकिन यात्रियों की बढ़ती संख्या के बाद में इसके संचालन में वृद्धि की जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ हो जाते हैं हमारी करंट अफेयर खत्म।